आज हम लोग फिर से एक बार एकत्रित हुए हैं अपना टेस्ट पेपर फुल सिलेबस टेस्ट पेपर नंबर 6 जो हमारा आज हुआ है। और इसमें हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे डिटेल में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर का एक मिशन है, पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। उसी मिशन के तहत हम लोग ये सब पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। बच्चा मोलैरिटी निकालनी है, तो पहले हम लोग ने मोलैरिटी क्वेश्चन मार्क बना लिया। डिज़ोल्विंग इट्स 4 ग्राम, तो जो W है वो हमको 4 ग्राम दिया गया। ठीक है सर। इन NF वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम हमको 250 दिया गया, 250 ml ले लिया। अब जब मोलैरिटी निकालनी है तो मुझे मोलर मास की नीड होगी, तो NaOH का जो मोलर मास है वो 40 होता है, आपको पता होगा। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है जो सब बच्चे जानते होंगे, मोलैरिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो 1000 इंटू रखते हैं, चलिए 1000 इंटू W कितना रख दिया है, 4 ग्राम रख दिया है, वॉल्यूम कितना रख दिया, 250 रख दिया, और हमारा मॉलिक्यूलर वेट हम लोग ने 40 रख दिया, 40। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके देखिए क्या आ जाएगा। 4 से ये हमारा 10 टाइम्स चला जाएगा, ये 0 से 0 चला जाएगा, और ये 0 से ये 0 चला जाएगा, यानी 10/25, दैट मीन्स 0.4 मोलर आ जाएगा, 0.4 मोलर। अब कौन सा ऑप्शन 0.4 मोलर है? सेकंड ऑप्शन 0.4 मोलर है, तो 51 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में शॉर्टेस्ट C बॉन्ड डिस्टेंस इज फाउंड इन, तो एक तरह से बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है। आप जानते हो कि बॉन्ड लेंथ को हम लोग पहले बॉन्ड ऑर्डर के रेफरेंस में बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो डायमंड में हमको पता है कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। कार्बन में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 होता है। एथेन में अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो एथेन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ये हो रहा है C2H6, दैट मीन CH3 बॉन्ड ऑर्डर फिर से 1 है कार्बन का। बेंजीन की अगर बात करो तो बेंजीन में ये फॉर्मूला होता, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता। इसका बॉन्ड ऑर्डर कार्बन का, देखो अगर इस कार्बन का निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आता, इस कार्बन का नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन 2 एटम सी बॉन्ड ऑर्डर है, तो इसका 1 आता है। लेकिन आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज हो रहा, तो ये 2 और 1 3 बॉन्ड को 2 एटम के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। ये आपको याद भी होगा, जनरल बात है बहुत। और एसिटिलीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, सब बच्चे जान गए। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर 4th ऑप्शन में नहीं, एसिटिलीन में सबसे ज़्यादा 3 है। अब हम लोग ने ये वाला सीक्वेंस समझा ही है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो C बॉन्ड डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस स्टेटमेंट को चेक करना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। आप खुद ही सोचिएगा, उम्मीद है आपने किया होगा। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इसमें NCERT में एक लाइन लिखी हुई है सॉल्यूशन चैप्टर में, और वो लाइन ये लिखी हुई है कि जितने भी वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंसंट्रेशन घटेगी। वॉल्यूम बेस्ड जो भी कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
अब 1 लीटर वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम डिपेंडेंट है, इसलिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया सर। अब हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट, यानी ये स्टेटमेंट सही हो गया। मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, तो वही बात हो गई, वॉल्यूम बेस्ड जो कंसंट्रेशन टर्म है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन जिन कंसंट्रेशन में वॉल्यूम का यूज़ नहीं होता है या जिनके फॉर्मूला में वी नहीं आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते। और मोलैलिटी क्या है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट, मोल ऑफ द सॉल्यूट। तो अभी मोलैलिटी में आप सब समझ रहे हो कि वॉल्यूम टर्म है नहीं, इसलिए ये कह रहा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ये बात भी सही हो गई। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही, स्टेटमेंट सेकंड भी सही। तो देख लो भैया कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो फोर्थ वाले ऑप्शन के साथ हमको जाना चाहिए। तो इसका आंसर फोर्थ है। आपने सॉल्यूशन जो आपको मिला उसमें भी देखा होगा, मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स, फ्रीक्वेंसी दी हुई एनर्जी निकालनी है, वो भी 1 मोल की निकालनी है। तो आपको तो पता है कि जो हमारा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्लैंक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, वो E=h न्यू होता है, लेकिन ये 1 फोटोन के लिए होता है। अगर नंबर ऑफ फोटोन n है तो NH न्यू हो जाएगा, और अगर वो 1 मोल का नंबर है तो ये NaH न्यू हो जाएगा, NaH न्यू। अब NaH न्यू में बस आपको वैल्यूज़ पुटअप करनी है। तो Na सब जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। H की वैल्यू सबको पता होगी, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। अगर जूल सेकंड की बात, अगर MKSA में चल रहा है, जैसे कि ये किलो जूल में वैल्यू दी हुई है, अभी पहले हम लोग जूल में निकाल लेते हैं। तो 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड हो जाएगा। और न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। अब इसको सॉल्व करिए बच्चा। तो सॉल्व करने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए मैंने इसको कर लिया है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 6.62 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ रहा है 199.36 मेरा आ रहा। अगर हम लोग इसको 6.626 होता है ये कर लेते तो ये वैल्यू बढ़ जाती है, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यू रखेंगे तो। अभी हम लोग ने पूरी वैल्यू नहीं रखी है, तो ये 199.36 मतलब 199.5 तक पहुंच जाएगा। अभी मुझे सेकंड्स दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं पावर को भी देख लेता हूँ, कहीं पावर वाली बात ना हो जाए, पावर ऊपर नीचे ना हो जाए 10 की। तो ये देखो 23 और ये 14, ये मिल के आ जाएगा सर 10⁻4 और 3 7, 10⁻+37 आ जाएगा। और 34 चला गया तो 10⁻3 जूल आ जाएगा, ये जूल आ जाएगा 10⁻3 जूल। लेकिन मुझे तो यहाँ सब किलो जूल में ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ, ये एक जूल में दिया गया तो ये तो मैच नहीं हो रहा, ये भी एक जूल में दिया, ये भी मैच नहीं हो रहा। अब ये 2 किलो जूल में दिए गए, तो किलो जूल में अगर कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 199 पॉइंट, अगर 6 हटा भी तो 4 इंटू 10⁻, तो 1 लेने की ज़रूरत नहीं है, तो 199.4 किलो जूल। इस हिसाब से देखो तो 199.51 सही होना चाहिए। अगर मैं H की वैल्यू जितनी डिटेल में होती है वो रख देता और Na की वैल्यू भी जो पॉसिबल है वो रख देता, तो ये 199.5 ही मैच हो जाता, तो इसका सेकंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज अप्रोप्रिएट कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मिथेनामाइड। अच्छा ठीक है सर, अब मुझे एसिटामाइड को यानी कि CH3CO NH2 ये एसिटामाइड है और इसको मुझे बदलना है मिथेनामाइड में। एसिटामाइड को मुझे बदलना है मिथेनामाइड में। तो अब ये देखते हैं कि किस तरीके से इसका कन्वर्जन पॉसिबल हो पाएगा।
CH3 ये है सर मिथेनामाइड, ये मिथेनामाइड है। CH3CONH2 ये हमारा एसिटामाइड है और HCONH2 मिथेनामाइड है। इसका मीन्स ये हुआ कि ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन में बेटा हमारा एक कार्बन कम हो रहा है। अब वैसे तो अगर ये मिथेनामाइन होता मिथेनामाइड की जगह तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता अगर ये मिथेनामाइन होता, क्योंकि हमारा यहाँ पर CH3NH2 बन जाता मिथेनामाइन इस हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आपको पता है कि एमाइड से हम लोग एमीन बना लेते हैं एक कार्बन लेस करके, लेकिन यहाँ पर एमाइड से एमाइड है तो कई स्टेप कन्वर्जन के बीच में रखेंगे जिसमें कि हमको एक कार्बन एटम कम करना होगा। अच्छा, जो हमारा स्टीफन रिडक्शन है, स्टीफन रिडक्शन में हम लोग साइनाइड से एल्डिहाइड बना लेते हैं सेम कार्बन वाला, और हमारा जो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है, इसमें गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में हम लोग एमीन बनाते हैं एल्किल हैलाइड से, बट कार्बन नंबर सेम होता है। और यहाँ पे जो कार्बेल एमीन रिएक्शन है ये तो एमीन की प्रॉपर्टी है, ये एमीन से हम लोग आइसोसाइनाइड बनाते हैं, तो इन तीनों रिएक्शन से तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये एसिटामाइड को बदल लेंगे मेथिलेमीन में, फिर मेथिलेमीन को आगे कन्वर्जन में ले जाके हम लोग एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं एक कार्बन के एमाइड में। तो वैसे तो यहाँ पर अगर मिथेनामाइन होता, मिथेनामाइन, तो हम लोग एक स्टेप में इसको Br2 प्लस KOH में ले जाते, और Br2 प्लस KOH में ले जाने के बाद हमको यहाँ पर CH3NH2 मिल जाता। Br2 और KOH के साथ ले जाने पे ये हमारा मिथेनामाइन है, और ये हमारी रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। सो अभी हम इसको आगे कई स्टेप में कन्वर्ट करके मिथेनामाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन के अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड इन लेफ्ट साइड इज Na2O इन थर्ड पीरियड। अब ये मुझसे कह रहा है कि अगर हम थर्ड पीरियड में जाएं तो सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन होता है लेफ्ट साइड में, फर्स्ट ए का होगा या सेकेंड ए का होगा। तो आप जानते हैं पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है, और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाती है। या ये कह सकते हैं, तुम जानते हो कि O से या OH से जितना लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा रहता है बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। अब पीरियड थर्ड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन डैश डैश करते हुए जाओ, सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सोडियम है, तो सोडियम का ऑक्साइड ही मोस्ट बेसिक होगा। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट तो मुझे सही समझ में आ रहा। अब स्टेटमेंट नंबर सेकंड की अगर बात करें, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, ये तो सही है ही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से 56 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16 शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड विल बी, अच्छा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इसका मीन्स है इस कंपाउंड के पास कायरल कार्बन होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये दो लेवल पे हम लोग को देखना, मतलब वैसे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, तो हम लोग उतना तो डिटेल हमारे यहाँ है नहीं, बस अगर हम लोग ये देख ले कि सिमेट्रिकल ना हो और कायरल कार्बन हो तो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला एग्जांपल चेक कर लेते हैं। देखिए पेंटेन कह रहा है, तो 1 2 3 4
5 हो गया। अब इसमें हम लोग ने 1 2 3 4 5 करने के बाद नंबरिंग मान लो यहाँ से कर ली, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग कर ली। मुझसे कह रहा 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा, 2 पे मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। फिर वो मुझसे कह रहा है 3 पे भी मिथाइल ग्रुप लगा, एक मैंने मिथाइल 3 पे जोड़ दिया। इस तरीके से फिर यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा H भर लिया, CH3 CH2, यहाँ पर CH CH3 CH3। अब सोचो क्या ये वाला कार्बन कायरल है मेरा, ये वाला कार्बन कायरल है, क्योंकि एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा है, एक तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा और एक तरफ एथाइल लगा। अगर किसी कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप जुड़े हैं वो डिफरेंट हैं और वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो वो कार्बन कायरल कार्बन होता है। और कायरल कार्बन होने के साथ साथ यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं। और जैसे मैंने कहा कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखते हैं, लेकिन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के सारे सिमेट्री के जो फैक्टर्स हैं वो देखने की जरूरत नहीं है, केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं है नहीं। इस तरीके से ये कायरल कार्बन भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ये कंपाउंड। तो ये एथाइल लगा है, ये मिथाइल लगा है, चारों अलग अलग ग्रुप हैं। ये आइसोप्रोपाइल लगा है, आइसोप्रोपाइल लगा है और एक तरफ हाइड्रोजन लगा है, इसलिए फर्स्ट ही आंसर हो गया। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बाय चांस जैसे कि हम लोग को सारे ऑप्शन टेस्ट करने चाहिए, कभी कभी मल्टीपल चॉइस हो जाता है, जैसे फोर्थ ऑप्शन बाय चांस ऑल ऑफ दीज हो या फर्स्ट एंड सेकंड बोथ हो, अलग ही यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। या मान लो क्वेश्चन में कुछ कमी हो तो हम लोग आगे ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये सेकंड ऑप्शन में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन है और 5 कार्बन में हम लोग देखिए क्या करने जा रहे हैं कि 2 और 2 पे 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो पहले तो नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 और यहाँ 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, यहाँ पर CH3। अब ये तो कायरल है नहीं क्योंकि 3H है, ये वाला भी कायरल नहीं होगा क्योंकि 3 CH3 सेम ग्रुप है। ये वाला कायरल नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन पे 2H सेम है, 2H सेम है, 3H सेम है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम जिस कार्बन पे सेम जुड़े हो तो वो कार्बन कायरल नहीं हो सकता। तो इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। ऐसे ही इसको भी चेक कर लीजिएगा, ये नहीं होगा। तो ले दे के हमारा 57 का फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। अब स्टेटमेंट फर्स्ट, बॉर्न हाइबर साइकिल इज बेस्ड ऑन हैस लॉ। बिल्कुल सही है, हैस लॉ पे बॉर्न हाइबर साइकिल होती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या आपको पता है कि हैस लॉ क्या आपको पता है बॉर्न हाइबर साइकिल क्या है? तो आपको बता देना चाहता हूँ कि हैस लॉ ये कहता है कि कोई भी चेंज जो हमारा एनर्जेटिक चेंज है, जैसे किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो कोई भी चेंज इन एंथैल्पी किसी एक प्रोसेस का, चाहे एक स्टेप में हो चाहे मल्टी स्टेप में हो, एक स्टेप में चेंज एनर्जी या एक स्टेप में चेंज एंथैल्पी चेंज बराबर होता है मल्टी स्टेप में एंथैल्पी चेंज के सम के। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कोई एक सब्सटेंस या एक रिएक्टेंट A है और ये B में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, अगर A से B में एक ही स्टेप में चला जाए तो यहाँ पर डेल्टा H का चेंज आता है, एंथैल्पी चेंज। लेकिन अगर हम A को पहले X में बदलें, फिर Y में बदलें, फिर Z में बदलें, फिर B में बदलें, और जब हम लोग A से X में गए तो चेंज आया एंथैल्पी का डेल्टा H1, फिर आया डेल्टा H2, फिर आया डेल्टा H3। तो हमारा एक स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज है वो बाकी मल्टी स्टेप के एंथैल्पी चेंज के सम के बराबर होगी। और देखा जाए तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, हैस लॉ, यानी कि किसी प्रोसेस में ना तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना तो प्रोड्यूस कर सकते हो। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये सर हैस लॉ है।
अब आप कहेंगे कि सर बॉन हैबर्ट साइकिल क्या है, तो बॉन हैबर्ट साइकिल को समझ लीजिए क्या है। बॉन हैबर्ट साइकिल में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनको प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाते हैं, और उन रिएक्शंस को प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं, और उन रिएक्शंस की एंथैल्पी चेंज को निकालना चाहते हैं, तो इनडायरेक्ट प्रोसेस से हम उसकी एंथैल्पी चेंज को निकालते हैं बॉन हैबर्ट साइकिल में। समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एक कंटेनर में हमने सोडियम सॉलिड लिया और उसमें क्लोरीन गैस ली, और इससे हम NaCl बनाना चाहते थे, NaCl सॉलिड बनाना चाहते थे, और इस रिएक्शन की डेल्टा H हम निकालना चाहते थे। इस रिएक्शन की जो डेल्टा H है वो NaCl की हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाहते थे। लेकिन जब कंटेनर में आप सोडियम लेते हो तो सोडियम सॉलिड है, वो नीचे बैठ जाएगा, जो क्लोरीन गैस है वो उड़ के ऊपर चली जाएगी। अब ये बहुत कम देर कांटेक्ट में आएंगे, सॉलिड और गैस कम देर कांटेक्ट में आएंगे, रिएक्शन हो नहीं पाएगी, अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर कुछ थोड़ी बहुत हो भी गई तो एनर्जी का गेन पूरा हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट वे में इस रिएक्शन को कर सकते हैं। कैसे इनडायरेक्ट वे में कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग ने यहाँ सोडियम सॉलिड को हीट किया, और हीट करने पे सोडियम गैस में इसको बदल दिया। इस प्रोसेस में जो एनर्जी खर्च हुई वो सब्लिमेशन एंथैल्पी कहलाएगी। तो पहले गैस बदल दिया, फिर हमने इसको और हीट किया तो ये Na गैस प्लस में बदल गया। अब जो एनर्जी खर्च हुई वो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी, और एनर्जी खर्च हो रही तो पॉजिटिव साइन से हम लोग इसको दिखाएंगे। इसी में हम लोग ने अब दूसरे कंटेनर में Cl2 को हीट किया तो इसको हम लोग ने Clg में बदल दिया। जो एंथैल्पी खर्च हुई वो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन थी, इसमें भी एनर्जी दी हमने। अब Clg में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब जब Clg में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये Clg माइनस बन गया। अभी जो एंथैल्पी इसमें रिलीज हुई वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी। अब जब Na प्लस और Cl माइनस गैस को मिलाया तो ये NaCl सॉलिड बदल गया। अब जो एंथैल्पी यहाँ पर रिलीज हुई वो लैटिस एंथैल्पी थी, क्योंकि जब कभी गैस कैटायन और गैस एनायन मिल के एक मोल सॉलिड, एक मोल क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग लैटिस एनर्जी नाम देते हैं। अब अगर हम इसमें हेस लॉ लगा दें तो हेस लॉ, ये एक स्टेप का डेल्टा H है, एक स्टेप का डेल्टा H है, और ये मल्टी स्टेप के डेल्टा H है। प्रोसेस वही हुआ। तो इसमें क्या क्या खर्च हुआ? सबसे पहले सब्लिमेशन एंथैल्पी खर्च हुई, फिर हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी खर्च हुई, फिर हमारा हाफ डिसोसिएशन एंथैल्पी खर्च हुई, फिर हमारा ऐड कर देंगे इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हुई, और फिर हमारा लैटिस एंथैल्पी भी रिलीज हुई। या तो आप ऐसे डेल्टा या XYZ जो इनकी वैल्यू उनको माइनस कर दीजिएगा। इस तरह से इस बॉन हैबर साइकिल से अगर हमें 1 2 3 4 5 और 6 पैरामीटर्स हैं, 5 की वैल्यू पता है तो छठवें की निकाल लेंगे। मान लो आपको लैटिस पता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता है, डिसोसिएशन पता है, आयनाइजेशन पता है, सब्लिमेशन पता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लीजिए। या क्वेश्चन मेकर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दे, सब्लिमेशन दे दे, आयनाइजेशन दे दे, डिसोसिएशन दे दे, इलेक्ट्रॉन गेन दे दे और लैटिस एनर्जी मांग ले, तो आप लैटिस एनर्जी भी निकाल सकते हो इस प्रोसेस से। इसे बॉन हैबर साइकिल कहते हैं। तो अब समझने के बाद हम लोग वापस लौटते हैं। तो वापस लौटने में लिखा हुआ है बॉन हैबर साइकिल इज बेस्ड ऑन हेस लॉ, ये सही हो गया। लैटिस एंथैल्पी कैन बी कैलकुलेटेड बाय बॉन हैबर साइकिल, जैसे मैंने बताया। अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है, आपको डिसोसिएशन पता है, सब्लिमेशन पता है, वगैरह वगैरह पता है,
तो आप लैटिस एंथैल्पी निकाल सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हो गए तो हम लोग फोर्थ वाले के साथ लगातार हमारे फोर्थ आ रहे हैं। तो ये फोर्थ हमारा अभी पहले भी एक स्टेटमेंट था उसमें भी फोर्थ था, अब इसमें भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन दी गई है, K इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। ये आर्हीनियस इक्वेशन दी गई है और मुझे कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो हम किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, करके देखते हैं। अब ये यहाँ पर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग K ले लेंगे, लॉग A ले लेंगे और ये माइनस EA अपॉन RT लॉग E हो जाएगा और ये बेस E लेंगे, ये बेस E ले रखा। लॉग बेस E का E वैल्यू 1 होता है तो इसको रीअरेंज कर लेंगे। लॉग E के इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT लॉग EE, अरे इसको तो हमने 1 कर दिया, इसको हटा दो भाई, और प्लस लॉग EA, ये आ जाएगा हमारे सामने। अब अगर चाहते हो कि लॉग बेस E में कंफर्टेबल नहीं हो तो इसको लॉग बेस 10 कर लो। तो लॉग बेस 10 करने पर यहाँ पे सब जगह 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर तुम जो है सब में 2.303 को डिवाइड कर देते हो तो ले दे के वैल्यू ये आ जाएगी। लॉग बेस 10 के पढ़ा होगा आपने EA अपॉन 2.303 R 1/T प्लस लॉग बेस 10A। ऐसे हमने इसको बना लिया और बनाने के बाद इसको हम लोग ने कंपेयर करा दिया y इक्वल टू mx प्लस c से। तो देखो x एक्सिस पे 1/t आएगा, y एक्सिस पे log 10k आएगा। इसका मीन्स हुआ कि हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो log k वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन है, तो ये सीधा सीधा फर्स्ट ऑप्शन निकल के आ गया, log k वर्सेस 1/t। अगर जो है ग्राफ खींचना भी है तो खींच सकते हो। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। चलिए सर, अब हम लोग ने y एक्सिस पे log k ले लिया और x एक्सिस पे 1/t ले लिया। और ये देखो निगेटिव स्लोप है, m स्लोप है, तो ये ऐसे निगेटिव स्लोप आ गया। और ये जो स्लोप है उसकी वैल्यू हो जाएगी EA अपॉन 2.303 R। तो अगर आपको स्लोप की वैल्यू टेन थीटा के टर्म्स में, आप थीटा निकाल लो, टेन थीटा के टर्म्स में आपको स्लोप की वैल्यू पता, R का कांस्टेंट होता है, रख दोगे EA निकाल लोगे। तो हम लोग इससे EA निकाल सकते हैं। ये हमारा इंटरसेप्ट है और ये लॉग बेस 10A हो जाएगा। तो बन गया ग्राफ। तो देख लीजिए, हर तरह से मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन फर्दर आएगा। अब इसमें आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपको EA निकालने को बोलेगा और स्लोप प्रोवाइड कर देगा। लास्ट में कह देगा स्लोप ये है तो बताइए EA क्या है। तो आप इस फॉर्मूले से EA निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बहुत इजी है। मुझे इस रिएक्शन की डेल्टा H निकालनी है। डेल्टा H बाबू निकालनी है इसकी। तो डेल्टा H बाबू देखो कैसे निकालेंगे, आपको तो पता ही है। अगर मुझे बॉन्ड एनर्जीज गिवन है तो टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लगा के जल्दी से निकाल सकते हैं, या फिर हैश लॉ से रिएक्शंस बना के भी निकाल सकते हो। आपने दोनों मेथड पढ़े होंगे। यहाँ टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा, और वो मेथड ये है कि जो इस तरह की रिएक्शन का डेल्टा H है वो हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2
-2 मोल है, तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। इससे हम लोग इजली जल्दी आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो वैल्यू पुटअप करने में मैंने ले लिया है यहाँ पर H2 की बॉन्ड एनर्जी मुझे दी गई है 433, तो 433 ले लिया। फिर मुझे Br2 की दी गई 192 ले लिया। और मुझे दी गई है कितनी 364, तो 2 इंटू 364 ले लिया। अब ये 2 और 3 5, 9 3 12 और 1 4 1 5 एंड 6 माइनस 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 7। चलो भाई निकाल के देखते हैं कुछ मैच हो रहा है कि नहीं। ये बड़ी वैल्यू है, तो 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 7 में 6 गया 1, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो -103। और ये यूनिट क्या थी, किलो जूल पर मोल थी, तो ये किलो जूल में आ जाएगा। तो देखिए -103 किलो जूल, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 61 प्रिंसिपल एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रिलेटेड टू। ये सब जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज को रिप्रेजेंट करती है, इसे n से दिखाते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारी शेप को बताती है, L = 0 है अगर तो S सब शेल होगा यानी स्पैरिकल होगा, L = 1 है देन P होगा, डम्बल शेप होगा, L = 2 है तो D होगा, डबल डम्बल शेप होगा। यानी L यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप को बताती है, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मुझे ओरिएंटेशन बताती है कि किस एक्सिस पे होगा। जैसे अगर P सब शेल है तो X एक्सिस पे डम्बल होगा, Y एक्सिस पे डम्बल होगा या Z एक्सिस पे डम्बल होगा। तो मुझे डम्बल यानी कि ओरिएंटेशन बताती है। तो पहला वाला प्रिंसिपल बताएगा साइज, फिर शेप और फिर ओरिएंटेशन। सेकंड दिखाई दे रहा सीधा सीधा, तो 61 का सेकंड कर दिया। अब कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी फॉर कन्वर्जन ऑफ ओजोन, फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। ऑक्सीजन को ओजोन बदलना 298 पे, और मुझे डेल्टा जी नॉट चाहिए, केपी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log K, ये फॉर्मूला। अब वैल्यू पुटअप करना और कैलकुलेट कर लेना। मैं टाइम बचाने के लिए मोबाइल का यूज़ करूँगा, कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। वैल्यू आपकी रखे दे रहा हूँ, तो -2.303 R का वैल्यू, अब यहाँ पे देखो किलो जूल में आंसर निकालना है, तो किलो जूल में, अगर जूल में होता तो 8.314 रखता, लेकिन किलो जूल में तो 8.314 इंटू 10⁻³ रखूँगा। 10⁻³ रख दिया। अभी टेम्परेचर 298 दिया है तो 298 रख दिया, इंटू लॉग के का वैल्यू 2.47, लॉग 2.47 इंटू 10⁻⁻29 है। अब सॉल्व करने का समय आया, तो पहले ऐसा करते हैं कि पहले ये तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, इस सब को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 298 को 10⁻³ है तो 0.298 रख सकते हो। अगर जल्दी से कैलकुलेशन, मेरे पास तो मोबाइल है, कैलकुलेटर है, अभी जल्दी से करना चाहते हो तो इसको 0.3 मान सकते हो। तो 0.3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.3 से कर लो, ये 2.3 ले लो तो 0.9 हो जाएगा, 6.9 हो जाएगा, फिर 6.9 लगभग 7 मान लो, 7 8 ज़ा 56, तो 56 के आसपास आने लगेगा। तो ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा आइडिया लेके। मैं लेकिन एग्जैक्ट निकाल लूँ, कहीं आंसर बहुत वेरी ना कर जाए। तो मैंने कर लिया 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 0.298, तो ये जा रहा है 5.70 आ रहा। हम लोग 56 यानी 5.60 समथिंग निकाल रहे थे, तो हमारे पास ये जा रहा है
माइनस का 5.70 और इसके बाद हम लोग ये लॉग की एंट्री करा देंगे अंदर। तो log 2.47, अच्छा कुछ बच्चे डायरेक्ट समझ गए कि log 2.47 को -29 से सॉल्व करना, लेकिन मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ। और ये हम लोग ने इसको प्लस कर दिया और log 10 की पावर -29 कर लिया। अब एक स्टेप बढ़ गया है हमारा, स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया -5.7 और इनटू log 2.47 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। ये आएगा कितना, 0.391 के आसपास आना चाहिए, देख लेता हूँ फिर भी। 2.47 क्योंकि log 2.30 होता है, log 3.477 होता है, 0.4717 और 0.4732 और बीच में अगर अप्रॉक्स निकालो तो 0.39 के आसपास आता है। देखता हूँ भाई कितना सही गलत है, 0.3926, तो यहाँ पे आ गया 0.3926 और ये log 10, ये -29 इधर आ जाएगा, log 10 1 होता तो -29। तो सर अब इसमें से हमने कर दिया -29, तो ये आ गया है -5.7 इंटू -28.60, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5.7 का तो 163 आ रहा है, 163 प्लस का 163.06 आ रहा। आपने भी कैलकुलेट किया होगा अपने टेस्ट पेपर में, हालांकि प्रेशर रहता तो इतना एग्जैक्ट नहीं निकाल पाए होगे, और अगर निकाल लिया तो बहुत तारीफ की बात है। किलो जूल पर मोल, ये हमारा सर डेल्टा G नॉट आ गया, इसलिए सबकी सहमति से मैं फर्स्ट ऑप्शन कर रहा हूँ इसका। (63) ये बहुत सिंपल है, आपने देखते कर लिया होगा। ये हमारा Ag2CrO4 है, इसको पहले करिए आयनाइज। तो जब आप आयनाइज करोगे तो 2Ag प्लस आ जाएगा और CrO4 माइनस आ जाएगा। इसको आपको आयनाइज करना आना चाहिए। जो KSP होता है वो कैटायन का एक्टिव मास, Ag प्लस का एक्टिव मास पावर, ये स्टोक्योमेट्रिक नंबर चला जाएगा, और एनायन का एक्टिव मास का मल्टीपल प्रोडक्ट होता है। तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो सीधा सीधा 63 का सेकंड कर लेते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63 के बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 64 पर। तो 64 देखिए क्या क्वेश्चन बता रहा मुझे। क्वेश्चन नंबर 64, दो स्टेटमेंट आ गए। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सब बच्चे जानते हैं फॉर्मूला, पाई V इक्वल टू nRT या फिर पाई इक्वल टू CRT, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ। तो भाई साहब इस हिसाब से तो C अगर कोई मोलैरिटी कांस्टेंट कर दो सॉल्यूशन की, और R भी कांस्टेंट है ही है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो पाई प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करता विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही स्टेटमेंट है। फॉर यूरिया द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू 1, क्योंकि यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो वाटर में आयनाइज हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो डिसोशिएट हो जाते हैं या फिर एसोशिएट भी हो जाते हैं, तो उनके लिए हम लोग I को 1 नहीं रखते। अगर डिसोशिएट हो जाते हैं तो 1 से ज़्यादा, और अगर एसोशिएट हो जाते हैं तो 1 से कम। बट जो ना डिसोशिएट होता है सॉल्वेंट में, वाटर में, ना ही एसोसिएट होता है, तो उसका I 1 होता है। यूरिया NH2CuNH2 क्योंकि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसका I 1 है, ये बताने की जरूरत नहीं। फिर से एक बार फोर्थ आ गया, इस बार पता नहीं क्या हुआ, सारे फोर्थ ऑप्शन ही हमारे सर लोगों ने दे दिया पेपर बनाते समय। और ये देखिए एक रिलेशन है रिएक्शन कोएफिशिएंट Q और Kc के बीच में।
सब जानते हैं इस बात को कि अगर हमारा कोई रिएक्शन चल रही है रिएक्टेंट रिवर्सिबल टू प्रोडक्ट, और इसमें हमें पता है कि अगर हमारा Q कम है और Kc ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर हमारा Q ज़्यादा है और Kc कम है तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। उस अकॉर्डिंग समझो। और ये हमारा रिएक्टेंट जो होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट साइड पर होता है। तो अब हमसे कह रहा है कि इफ़ Q इज स्मॉलर देन Kc या Kc इज बिगर देन QC, Kc इज ग्रेटर देन QC, तो Kc ग्रेटर देन QC से रिएक्शन कोएफिशिएंट नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। इफ डेल्टा G इज नेगेटिव देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड प्रोड्यूस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो डेल्टा G निगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी और या लेफ्ट टू राइट जाएगी, ये भी सही हो गया। तो ये भी हमारा इस बार फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें कि मुझे बता रहा है कि NiCO4, ये तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, आपने कई बार हाइब्रिडेशन याद भी कर लिया होगा कि NiCO4 का मुझे जहाँ तक याद है इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होना चाहिए और इसका dsp2 होना चाहिए और इसका sp3 होना चाहिए। अच्छा, कई बच्चे इस चक्कर में रहते हैं कि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए तो dsp2 आ जाएगा, तो फिर गलती हो जाएगी। तो अब जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या अभी पहले ये नहीं सीखा तो मैं कोशिश करूँगा आपको आ जाए, और जिन लोगों को पहले से ही तैयार है तो कई बार ये हमारे नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ है, जेईई मेंस में भी आया, तो वो डायरेक्ट इसको याद करके भी कर सकते हैं। इस हिसाब से मेरा जो सही ऑप्शन है वो सेकेंड बन रहा है 66 का। अब करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है कि ये निकिल CO4 आपने लिया। अब इसमें पहले निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो ये 1s2 से इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करोगे, और आयरन का 3d6 होता है, कोबाल्ट, तो ये आ जाएगा 3d8 और 4s2, 3d8 और 4s2 आ जाएगा। अगर आप इसकी फिलिंग सीक्वेंस बनाओगे तो फिलिंग सीक्वेंस इस तरीके से बनेगी 1 2 3 4 और ये s बना लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2, ये है कंडीशन। बट CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग कराएगा या रीअरेंजमेंट कराएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब हमारा ये जब हो जाएगा तो ये 3d10 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा। आगे 4p के 3 0 पड़े ही हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है लिगेंड के द्वारा 4s और 4p में किया जाएगा, इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। इसलिए NiCO4 का हाइब्रिडेशन sp3 आ गया। 3 में sp3 था तो मुझे आगे चलना पड़ेगा, और dsp2 2 में है तो फाइनल राउंड में ही सॉल्व हो पाएगा। अब जब निकिल CN4 में अगर निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 आएगी बच्चा, फिर 1s से स्टार्ट करोगे तो ये 3d8 और 4s 0 आएगा। अब इसको रीअरेंज करोगे, रीअरेंज कर दो भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधा मैंने रीअरेंज कर दिया। अब S खाली है और P खाली है, तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा वो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो पेयरिंग करा दी, तो एक D यूज हुआ, एक S यूज हुआ, 2 P यूज हुए, तो dsp2 हो गया, dsp2। और NiCl4 में क्योंकि Cl वीक फील्ड लिगेंड है तो ये जो फिलिंग होगी NiCl4 में 3d8 4s 0 में जो 3d8 की फिलिंग होगी वो हुंस रूल के अकॉर्डिंग होगी।
1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पेयरिंग होगी नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? एस से, एक एस में और 3 पी में, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। 67 देखिए, बहुत आसान है। बॉन्ड लेंथ, अभी देखो पहला क्वेश्चन बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड लेंथ को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर से कंपेयर करते हैं। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए O2 का सब बच्चे जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। नाइट्रोजन के 14 इलेक्ट्रॉन होते तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। 14 और 16 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। आप बच्चे लोग आराम से निकाल लोगे। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन F2 के होते, स्ट्रक्चर बना बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 और 1 के बीच में, यानी कि 1.5 होगा। अब जितना बॉन्ड ऑर्डर मुझे किस स्टाइल में लगाना है? डिक्रीजिंग में। तो सबसे बड़ा वो होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस का सबसे कम है, तो O2 माइनस का बच्चा जी सबसे बड़ा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, और फिर O2 का, और सबसे कम O2 प्लस का, क्योंकि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो O2 माइनस, फिर O2 प्लस, ये तो हमारा फोर्थ ऑप्शन 67 का सही बन रहा है भाई। तो 67 का फोर्थ ऑप्शन बन गया। 68 में बहुत पुराना क्वेश्चन है, AIPMT में आ चुका है। ये Al2SO4 होल थ्राइस आयनाइज हो रहा है, कोल्लश लॉ पर बेस क्वेश्चन है। Al3 प्लस में SO4 2 माइनस में, Al यहाँ पर 2 है, SO4 3 है। जब हम लोग यहाँ पर Al2SO4 होल थ्राइस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस बराबर होगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस। क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंस में या इक्विवेलेंस में स्टोक्योमेट्रिक नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, बैलेंसिंग नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसलिए इस 2 का और 3 का कोई मतलब नहीं। यहीं अगर मोलर कंडक्टेंस मांग रहा होता तो इस 2 का मल्टीप्लाई करते और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते। तो इस तरह से हम देखें सेकंड ऑप्शन में ये हमारे पास आ गया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, यानी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसको कह सकते हैं। लेमडा नॉट Al3 प्लस लेमडा नॉट SO4 2 माइनस, सेकेंड ऑप्शन मोस्ट करेक्ट। मोस्ट करेक्ट क्या करेक्ट ही समझो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। CH3F में CH3Cl CH3Br CH3I में CH3 कॉमन है। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो में फ्लोरो का साइज सबसे छोटा होता, तो CH3F की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। देखो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो बॉन्ड लेंथ एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड कर जाती है। जिसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा दोनों एटम में, उसी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, और जिसकी एटॉमिक रेडियस कम उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो यहाँ पर CH3F का वैल्यू भैया सबसे छोटा निकालना है, इसमें सबसे छोटा S का है, तो ये तो S हो जाएगा। फिर थोड़ा बड़ा 139 ये R का हो जाएगा, ये Br 193 Q का हो जाएगा, और ये D वाला P का हो जाएगा। कोई ऐसा ऑप्शन है A के साथ S किस में मिल रहा है? 2 में मिल रहा है। B के साथ R बस 4th में मिल रहा है, तो ये 4th हो गया। C का Q है और D का P है, तो मैच हो रहा भैया। 69 का हम लोग कर रहे हैं 4th आपकी सहमति से। 70 में चले आइए। अमंग द फॉलोइंग द थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर। तो सर ये बात ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है हमारी
नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस 0 ग्रुप, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है फर्स्ट ए ग्रुप की, याद रखिएगा फर्स्ट ए की। रीज़न ये होता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, और जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे फर्स्ट ए से तो उसके पास P6 बचेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। किससे? फर्स्ट ए से। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी असल में क्या है, देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नोबल गैस की सबसे ज़्यादा है। अब जिस आयनाइजेशन एंथैल्पी में नोबल गैस में बदल जाएगा वो हाईएस्ट होगी। तो फर्स्ट ए वाला एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो नोबल गैस में बदल जाएगा। जैसे सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1, अब 3s1 से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल चुके, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकालोगे? 2p6 से, जो स्टेबल है, तो फिर बहुत हाई वैल्यू की नीड होगी। और ऐसे ही थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हाईएस्ट होगी? तुम समझ गए हो, सेकेंड ए की। ऐसे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। तो हमको थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लेनी है, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड ए की हाईएस्ट है। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए की बात कर रहा है। अब ये मैग्नीशियम सेकेंड ए का है, इसकी हाईएस्ट हो सकती है। देख लें आगे कोई सेकेंड ए का ना हो। ये थर्ड ए का है, ये फील्ड से बाहर हो गया। बेरिलियम सेकेंड ए का, ये इन हो गया। एल्युमिनियम थर्ड ए का है, ये फील्ड से बाहर हो गया। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम में बेरिलियम छोटा है, ग्रुप में ऊपर है, इसलिए आंसर हमको लगता है कि थर्ड हो जाना चाहिए। 70 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5, तो CrO5 का बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, इसको ब्लू पर क्रोमेट कहते हैं। इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज होती हैं, इसमें पर ऑक्साइड ऑक्सीजन 4 होते हैं, एक सिंपल ऑक्साइड होता है। अगर आप इसको क्रोमियम और ऑक्सीजन देखते हो, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 +1 -1 +1। जब सिंगल बॉन्ड की वजह से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को +1 देते हैं। इसलिए ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1, इसको +1, फिर -1 +1, ये क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से है। ये वाला बॉन्ड कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, इससे मतलब नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। तो देखो +1 +1 +1 +4 हो गया। अब ये ऑक्सीजन और क्रोमियम का अगर देखें तो डबल बॉन्ड की वजह से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को -2, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को +2 देते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से चार्ज है क्रोमियम पे? +2 +1 +1 +1 +1, टोटल कितना आया? +6। तो क्रोमियम का इस स्ट्रक्चर में +6 चार्ज है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगी। कौन एसिडिक ऑक्साइड है? तो एसिडिक ऑक्साइड अगर मेटल ऑक्साइड में ढूंढ रहे हो एसिडिक ऑक्साइड, तो ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नंबर +6 +7 +8 होना चाहिए। अगर इससे कम ऑक्सीडेशन नंबर है तो एम्फोटेरिक या बेसिक होगा, और अगर +6 +7 +8 है मेटल ऑक्साइड में, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो हमारा एसिडिक ऑक्साइड होगा। और अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन नंबर से कोई मतलब नहीं होता, वो एसिडिक ही होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है एक्सेप्ट CO NO N2O, इन तीन को छोड़ दो, ये लोग न्यूट्रल होते हैं। तो ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड पहचानने का तरीका है। ये क्या लिखा? MO मतलब मेटल ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड कब होगा? जब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल की +6 +7 +8 होगी। नॉन मेटल ऑक्साइड सभी एसिडिक होते हैं, किसको छोड़कर? CO NO N2O को। ये क्या होते हैं? ये न्यूट्रल होते हैं। तो इसमें देखो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रही है, +2 नहीं +4 आ रही है।
+4 आ रही है तो ये एम्फोटेरिक हो जाएगा। CrO3 में +6 आ रही है, ये एसिडिक हो जाएगा। Cr2O3 में +3 आ रही है, ये भी एम्फोटेरिक हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड बोथ नहीं हो सकता, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल इज नॉट ऑब्टेन। अच्छा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है तो इससे मुझे फिनॉल मिल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। ये हमारा जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराते हैं इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है और NaCl निकल जाएगा और मुझे मिल जाएगा फिनॉल। ये हो सकती है रिएक्शन। ये रिएक्शन में यहाँ पर NaOH के साथ रिएक्शन जब कराओगे तो यहाँ पर COONA बन जाएगा पहली बार में NaOH के साथ। फिर जब सोडा लाइम के साथ आगे रिएक्शन होगी तो सोडा लाइम के साथ आप लोग जानते ही हैं कि ये यहाँ पर Na2CO3 निकल जाएगा, Na2CO3, Na2CO3, वो O छूट गया भैया हमारा। O को कवर कर लो भाई। तो जब O को कवर कर लिया तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फिनॉल आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। तो 3 से बन रहा तो चौथे से नहीं बनेगा। अब ये C6H5CONH2 है, इसका हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, तो जब C6H5CONH2 की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसको मिल जाएगा HO और इसको मिल जाएगा H, तो इसलिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा C6H5COOH और NH3 हट जाएगा। तो जब आप एमाइड की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। यहाँ पे यही कह रहा कि इसमें फिनॉल नहीं मिलेगा, तो फोर्थ वाला हो गया, इसमें बेंजोइक एसिड मिल रहा मुझे। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाईवेलेंट आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अब डाईवेलेंट आयन दिया लेकिन मुझे आयन बताया नहीं कि कैटायन है या एन आयन है, बताना चाहिए था कैटायन एन आयन, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। इफ़ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25, तो 25 एटॉमिक नंबर है यानी कि डी ब्लॉक का है, यानी कि मेटल है। मेटल मोस्टली कैटायन बनाता है, इसलिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी को लेते हुए हम इसको कैटायन बनाएंगे। तो अभी ये हमारा एटॉमिक नंबर 25 है, यानी कि मैग्नीज है। मैग्नीज पहचान लो। अगर तुम मैग्नीज नहीं भी पहचान पा रहे हो तो 25 का ही तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। 1s2 से स्टार्ट करो, लास्ट में लेके जाओ 3d5 4s2 ले लो। ये तो न्यूट्रल एटम है, लेकिन हमें डाईवेलेंट आयन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। तो हम लोग यहाँ पर Mn2+, जैसा मैंने बताया कि आयन लिखा, कैटायन एनायन लिखा नहीं, आप बाद में पूछो, उसके पहले क्वेरी करो। कोशिश कर रहा हूँ कि सभी संभव क्वेरी पहले ही सॉल्व हो जाए। तो Mn2+ में हम लोग यहाँ पर अब 1s2 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे, 3d5 तक जाएगा, 4s का 0 हो जाएगा। अब 3d5 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। तो ये देखो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को n से दिखाते हैं, तो n = 5 हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, n+2 होता है। दैट मीन्स n = 5 + 2 यानी कि √35। √35 करोगे 6 6 या 36 होता है, थोड़ा सा कम होगा, यानी 5.92 के आसपास होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन। अच्छा, कुछ बच्चे जानते भी हैं कि n = 1, अगर अनपेयर्ड 1 आएगा तो फिर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट 1.7 आएगा, यानी पहली नंबर डेसिमल के वही होगी। और अगर ये ट्रिक भी है, जैसा भी समझो या तो कॉन्सेप्ट है, अगर n = 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो फिर 2 आएगा पहले, फिर पॉइंट के बाद 8 आ जाएगा। पिछली बार 1.7 था 1 अनपेयर्ड में, अब 2.8 आ गया।
अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3.8, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4.9, डेसिमल के बाद अब एक नंबर बढ़ा, और अगर 5 है तो 5.9, तो इस तरह से 5.9 सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ, तो सर यहाँ पर अगर H2O को यहाँ से कट कर दें और यहाँ ले आते, क्योंकि H2O में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट सही होता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने H2O का सबसे कम दिखा दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट दीज हाइड्राइड इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, तो फिर से वही बात है, अगर H2O यहाँ ना होता तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म में बढ़ते तो भी सही हो जाता, लेकिन H2O को नीचे रख दिया। H2O का जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग बढ़ा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चलिए बहुत दिनों बाद अब मेरा दोनों स्टेटमेंट गलत आया, नहीं अभी सब सही आ रहे थे। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। तो ये रहे फर्स्ट 25 क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। बाकी हमारे और रिस्पेक्टेड फैकल्टी आपको आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर कोई चीज़ में डाउट हो तो, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे आप सब। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 के आगे क्वेश्चन नंबर 76 से डिस्कस करते हैं, और जल्दी जल्दी इसको बताते चलिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को करिए। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए आप लोग, बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। IUPAC ऑफ द कंपाउंड बताना है। तो देखिए बेटा बहुत सिंपल है, ये अमीन एक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर इसको देंगे, दूसरा नंबर इसको देंगे, तीसरा नंबर इसको देंगे, चौथा नंबर इसको देंगे। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4 एथाइल 2 मिथाइल एनिलीन हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। यानी इतने पार्ट को हम लोग एनिलीन भी कह सकते हैं। तो यानी इसका कौन सा आंसर होगा बेटा, सभी लोग बताइए, 4th होगा, ठीक है ना। सब लोग समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो कोई एक एल्डिहाइड बना लीजिए, देख लीजिए, आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए ये कर दिया मैंने। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और दोनों में कार्बोनिल ग्रुप हैं, और इनमें बस एक डिफरेंस ये है कि ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो बेटा ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, ठीक है ना, क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 109। 109 का एटॉमिक नंबर अगर लिया हुआ है जिस भी एलिमेंट का, उसका IUPAC नेम होगा नील फॉर 0 और इनियम, अनिल, ठीक है बेटा। तो आप जरा मैच कराइए, अनिल कहाँ है, सेकंड ऑप्शन है। तो यानी 109 का IUPAC नेम अनिल है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखो। इन लेसाइंस एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट which give blood red color with iron 3+। तो प्यारे बच्चों, लेसाइन टेस्ट में अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होता है तो कैसे लिखते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम प्लस सल्फर प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन, इसका जो लेसाइन एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट होता है NaSCN होता है, ठीक। और अगर यही NaSCN जब आयरन 3+ यानी इसका मतलब FeCl3 से जब रिएक्ट करता है, यानी ये मिक्स करते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है FeSCN2+ बनता है एक कॉम्प्लेक्स।
या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं FeSCN होल थ्राइस बोल जाता है। और ये बेटा ब्लड रेड कलर होता है, ब्लड रेड कलर होता है। ये बेटा सल्फर और नाइट्रोजन जब बोथ प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब के लिए ये टेस्ट दिया जाता है। तो अब आप लोग बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ जाना चाहिए, वो ये होना चाहिए, यानी ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन एमंग द फॉलोइंग। तो अल्काइल कार्बोकैटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री अल्काइल, यानी R प्लस R3 ऐसे लिख देते हैं। फिर क्या होगा, R2CH प्लस हो जाएगा 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये RCH2 प्लस होगा, ये 1 डिग्री होगा बेटा। और इनकी स्टेबिलिटी का एक्सप्लेनेशन हाइपर कंजुगेशन से दिखाते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट से भी दिखाते हैं, बट प्रायोरिटी हाइपर कंजुगेशन से। तो यानी इसका मतलब कौन सा आंसर होगा बेटा, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल, यानी सेकंड ऑप्शन होगा। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहा है क्रोमियम 3+ मेक ए कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस वन। ठीक है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ X एंड Y रिस्पेक्टिवली। भाई बड़ा सिंपल सा है कि क्रोमियम NH3 के साथ और क्लोरीन के साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसको हम लोग इस तरह से स्पेसिफाई कर रहे हैं। और इसमें ये कह रहा है कि क्रोमियम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका प्लस का 3 है, तो आपको X और Y की वैल्यू बताना है। तो आप चाहें तो बहुत सिंपली एक चीज फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सबके ऑक्सीडेशन लिख दीजिए। अमोनिया एज ए लिगेंड न्यूट्रल होता है, तो यानी X इंटू कितना हो जाएगा 0, और Y इंटू कितना हो जाएगा -1, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 2, यानी इसका मतलब क्या हुआ, Y इक्वल टू निकालोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब Y की वैल्यू 1 आ गया है, इससे हमने कंफर्म कर लिया। ठीक, और दूसरी बात ये क्रोमियम को जो ये कॉम्प्लेक्स है इसमें टोटल लिगेंड होता है 6, यानी X प्लस 1 जो है 6 होगा, यानी इसका मतलब क्या है, X प्लस वाई लिख देते हैं। X प्लस वाई बेसिकली 6 होता है, यानी X प्लस 1 इक्वल टू 6, यानी X बराबर 5, यानी X 5 होगा, Y कितना होगा 1 होगा। ठीक है ना बेटा, तो ये आप ध्यान रखिए कि 5,1 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, यानी हेक्सा लिगेंड का ये कॉम्प्लेक्स था, इसमें क्रोमियम 3+ है, और इस तरह से इसका आंसर 5 और 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर dm³ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 5% solution of non-volatile solute. The molecular mass of this volatile solute is। ठीक है, तो बच्चों दो सॉल्यूशन है, एक पाई1 है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो यूरिया का है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 बोल देते हैं, और दूसरा अननोन का है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग पाई बोल देते हैं, पाई2 बोल देते हैं। तो आइसोटोनिक होगा तो पाई1 और पाई2 जो है बराबर होगा, तो इसको हम लोग C1H2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग C2H2 लिख सकते हैं, C2H2 लिख सकते हैं, ST कट गया। अब देखिए C1 पहले वाले केस में 10 ग्राम पर लीटर है, ये पर लीटर कहा जाता है, लीटर, तो यानी इसका मतलब है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 10/60। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60, और पर लीटर है तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी 1000 इंटू मल्टीप्लाइड बाई ऊपर 1000, यानी इसकी मोलैरिटी ये हो गया। और C2 अननोन के लिए बोल देता हूं मैं, तो इसका मान लीजिए W ग्राम है, नहीं 5 ग्राम लिखा ना, 5%, तो ये 5% का मतलब होता है 5 ग्राम इन 100 ml, 5 ग्राम इन 100 ml। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर मास m बोल देता हूं मैं, और ये 100 वॉल्यूम हो गया इंटू 1000 कर दिया मैंने, तो ये 100 कैंसिल हो गया, और ये 1000 कैंसिल हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो m बराबर कितनी वैल्यू आएगी 300 आएगी, यानी 300 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन कंपाउंड, अननोन सॉल्यूट, तो यानी आंसर विल बी सेकंड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, आगे चले। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। आगे चलिए, व्हाट करंट इज टू बी passes for 0.525 second for deposition of certain weight of the metal which is equal to its electrochemical equivalent। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला फैराडे का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू ZIT होता है ना, और इसमें जो Z की वैल्यू होती है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होती है, Z का नाम होता है इलेक्ट्रो
केमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। और ये क्वेश्चन में कह रखा कि जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पे 1 आएगा। I इंटू, ठीक, T इज फॉर 0.25 सेकेंड, तो 0.25 यहां रखो, तो I बराबर कितना आएगा 1/0.25, यानी इसका मतलब कितना आएगा 4 एम्पियर आएगा। ठीक है बेटा, बताइएगा। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ का सिंपल सा एप्लीकेशन था, तो इसका मतलब ये आंसर क्या होगा इसका 1, यानी 4 एम्पियर। नेक्स्ट आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए आप लोग कैसे करेंगे। देखिए भाई, ये एक अल्काइन है, अल्काइन में लिंडलार कैटलिस्ट लिया गया है, लिंडलार कैटलिस्ट है PdCaCO3, ठीक है ना, और थोड़ा सा इसमें क्यूनोलीन मिलाते हैं, क्यूनोलीन, ये पॉइजन्ड पैलेडियम भी कहा जाता है, और ये बेटा यूज किया जाता है, ठीक है, पार्शियल रिडक्शन के लिए, पार्शियल रिडक्शन के लिए, यानी रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये बेटा ट्रिपल बॉन्ड को ये सिस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सिस अल्कीन में कन्वर्ट करेगा ट्रिपल बॉन्ड को, यानी इसका मतलब है कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 को अगर हमने लिंडलार कैटलिस्ट से ले लिया है, रिएक्शन करवाया, रिडक्शन करवाया है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये सिस 2 ब्यूटीन बन जाएगा। एक तो ये बात हो गई, ए वाला सिस 2 ब्यूटीन है। वहीं पे बेटा लिक्विड अमोनिया अगर सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये भी रिडक्शन के ही टर्म्स में यूज किया जाता है, लेकिन बेटा ये ट्रांस अल्कीन बनाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अगर हम लोग Na और लिक्विड अमोनिया ले लेते हैं, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट आएगा ये भी, ये पार्शियल रिडक्शन में यूज होता है, लेकिन ये ट्रांस बनाएगा। तो यानी ए वाला सिस हुआ, बी वाला ट्रांस हुआ। सिस और ट्रांस कहाँ लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो यानी आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। बताइएगा कोई दिक्कत, यानी इसका जो मेन एप्लीकेशन था वो लिंडलार कैटलिस्ट और लिक्विड अमोनिया पे बेस था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब बेटा म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, और म्यू की वैल्यू 0 होगी कि इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और सिमेट्रिक होने के लिए लोन पेयर सेंट्रल एटम पे नहीं होना चाहिए, सेंट्रल एटम पे नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, N यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये बेटा सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका म्यू कुछ ना कुछ होगा, यानी म्यू नॉन जीरो होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, पोलर। इसको यहाँ पे देखिए POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे भी इसका देखिए डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इधर होता है इस तरह से। अगर इनका वेक्टर सम देखेंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो अगेन, तो यानी ये भी क्या हो गया, पोलर हो गया। सब लोग समझ रहे हैं, पोलर हो गया। अगर मैं इनकी बात करूं फॉर्मल्डिहाइड का, तो अगेन यही बात आ गई, तो इसमें भी क्या होगा, इधर बॉन्ड आएगा और इस तरफ आएगा, तो यानी इसको हम लोग कैंसिल जब करेंगे तो इसका जो है म्यू भी क्या होगा, नॉन जीरो आएगा, यानी ये भी पोलर आएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं, तो इसका बॉन्ड जो आएगा डायरेक्शन इधर आएगा डायपोल मोमेंट की, तो इसका म्यूनेट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, या भी ये भी पोलर हुआ। बचा कौन सा, SbCl5। SbCl5 का बेटा इस तरह से लिखते हैं, Sb ऐसे हो गया, Sb ऐसे हो गया, Sb ऐसे हो गया, Cl ये, Cl ये दोनों आप, ये तीनों आपस में 120 120 120 डिग्री हैं, 120 डिग्री हैं, तो ये नॉन मतलब कैंसिल हो जाएंगे, और ये ऊपर नीचे ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका बेटा म्यू 0 आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, तो यानी इसका मतलब जिस मॉलिक्यूल का म्यू नॉन जीरो होता है वो पोलर होता है, और जिसका म्यू 0 होता है वो नॉन पोलर होता है। तो उसको 2-3 चीज़ों से कैलकुलेट करते हैं, या तो सिमेट्रिक हो, अगर सिमेट्रिक होगा तो पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, या फिर
ये आपस में जो वेक्टर सम होते हैं वो अगर इक्वल टू 0 हो जाए, कैंसिल हो जाएंगे, तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। तो आपसे पूछा था नॉन पोलर, तो नॉन पोलर कौन सा हो गया? चौथा। नेक्स्ट आइए 86, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। देखिए बेटा, अगर हम लोगों ने यहां पे क्लोरीन लगाया, यहां पे NO2 लगाया, यहां पे NO2 लगाया और यहां पे NO2 लगाया, और आप लोग ध्यान से देखिए ये सभी -I ग्रुप के हैं, तो अगर हम इसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये जितना -I ग्रुप लगेगा इसमें SN रिएक्शन उतनी तेजी से होगा। तो जब ये होगा -I ग्रुप लगेगा तो SN रिएक्शन होगा, तो यानी यहाँ NO2 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 ऐसे तीनों पड़ा रहेगा और ये क्या हो जाएगा? बन जाएगा प्रोडक्ट। इसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है? पिक्रिक एसिड नाम है। और पिक्रिक एसिड कहाँ है? ये है। इसका और नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल होगा, ये भी एक नाम होगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो यानी आंसर विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87 आ जाइए। द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन 2 ब्यूटीन। जैसे ये मैंने लिखा है, एक ब्यूटीन ये, एक ब्यूटीन ये, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होता है? तो मैं बताऊं, ये जो पाई बॉन्ड होता है बेटा साइड वेज ओवरलैप से होता है, ओवरलैप से, ठीक है ना। तो साइड वाइज ओवरलैप जो होता है वो ये होता है, ठीक है ना बेटी। तो ये चौथा वाला पॉइंट इसका सही है। बाकी और सब जगह S और sp2 ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनसे केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है और सिग्मा ही बॉन्ड केवल रहेगा, तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन, ये वाला कोई नहीं है, क्योंकि सब में क्या है? ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा पाई बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 87, कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फैक एंड मर। बेटा जी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ऑक्टाहीड्रल में फैक और मर कॉम्प्लेक्स, जो फैक और मर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आइसोमर बनाने के लिए Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा Ma3B3 कहाँ है? ये सेकंड वाले में। तो इसका फैक मैं बना दे रहा हूं, तो ये आप ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। ये अगर हमने कोबाल्ट लिख लिया, ऐसे 4 बॉन्ड ये हो गया, 2 ये हो गया, 6 हो गया। तो अगर मैंने NO2 और NO2 और NO2 सेम साइड में रख लिया, सेम साइड का मतलब ऐसे देखो, ये इस तरह से, ये सेम साइड में है, ये मैंने सेम साइड में रख दिया, तो इसको हम लोग फेसियल कहते हैं। ठीक है ना बेटा। और अगर मैंने इसको अपोजिट साइड में रख लिया, बाकी और सब जगहों पे अमोनिया होगा, अमोनिया यहाँ ले लो, अमोनिया यहाँ ले लो, अमोनिया यहाँ ले लो, तो ये फेसियल होगा। और अगर मेरिडियोनल करना है तो ये इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोबाल्ट लिखिए, ठीक है ना, और यहाँ पे NO2 लिख दिया, यहाँ पे एक NO2 लिख दिया, 2 हो गया, एक NO2 यहाँ पे लिख दिया, यानी 2 NO2 बिल्कुल अपोजिट साइड में होंगे। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो ये लिख दीजिए, एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ, एक NO2 यहाँ, नहीं एक NO2 यहाँ लिख दीजिए और एक NO2 यहाँ, एक ऊपर लिख दीजिए। मतलब अपोजिट कहीं ना कहीं कोई एक मिल जाए। जैसे यहाँ अपोजिट मिल गया तो ये क्या हो गया? मर हो गया। जैसे अगर ऐसा कुछ अपोजिट हो जाए तब भी मर हो जाएगा। कोबाल्ट है, जैसे यहाँ पे NO2 लिख दिया बेटा, यहाँ भी NO2 लिख दिया और यहाँ पे NO2 लिख दिया, तो ये तो दोनों डायगोनली हो गया, तो इसको भी क्या बोल देंगे? मर बोल देंगे। अगर कुछ भी डायगोनली मिला तो मर बोल देंगे। तो फैक मर कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक, और सेम साइड में मिला तो मेरिडियोनल, ये फैक बन गया। फैक मतलब फेसियल। आगे आ जाइए नेक्स्ट। तो इसका कौन सा आंसर होगा बेटा? ये आप ध्यान रखिए, सेकंड वाला। और इसमें तो ये सिस और ट्रांस केवल बनेगा, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यानी आंसर विल भी क्या होगा? ये फैक और मर पूछ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बेटा जी ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्रोमियम ऑक्साइड या वेनेडियम, ठीक है ना, इन सब के प्रेजेंस में अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लोगे तो ये बेटा एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। इसमें 6 कार्बन या फिर 7 कार्बन या फिर 8 कार्बन, यानी 6 से ज्यादा कार्बन का अगर अल्केन है, ठीक है ना,
तो इसकी प्रेजेंस में क्रोमियम, ठीक है, वेनेडियम, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम भी लिख सकते हो, है ना, मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड MoO2 वाला, अगर इसको सबको ले लोगे तो ये बेटा डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, जिनेशन हो जाएगा। और डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन का बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन ऐसे बन जाएगा। और यहां पे जो है क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन बन जाएगा, 3 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम लोग बेंजीन बनाते हैं। ठीक है बेटा, ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड। अगर 7 कार्बन होगा तो कौन सा ऑप्शन होता, फर्स्ट, ये आप ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। ठीक, नेक्स्ट आइए, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, तब उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाया तो क्या प्रोडक्ट होगा। तो देखिए एसीटोन क्या है बेटा, CH3CO CH3, और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा, मिथाइल से ये मिलेगा MgCl, छोड़ दो, तो ये वाला जो माइनस होगा सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके ये एक एडक्ट बनाएगा, तो ये CH3CO माइनस, यहां पे CH3 और ये CH3 और MgCl प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद जब आप लोगों को हाइड्रोलिसिस मिलेगा तो हाइड्रोलिसिस में ये OH बन जाएगा, तो OH बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3OH CH3CH3, तो ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बताइए कोई दिक्कत। तो यानी पहले स्टेप में क्या होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एडक्ट कह सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगली बार क्या हो जाएगा, ये इसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो होता है, क्लोराइड होता है, गुड सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए 91, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, PCl5 को हम लोग मैच कराते हैं। चलिए PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आपको याद होगा, ये इस तरह से होता है, ये फास्फोरस है, क्लोरीन 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 करके, ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहते हैं, तो वो ये हो गया। और इनका एंगल कितना होगा, 120 डिग्री और ये 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा, यानी A का 4 4 का A, A का 4 4 का A, A का 4 4 का A, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। फिर अब जरा इसको देख लेते हैं, अमोनिया पिरामिडल हुआ, पिरामिडल कहाँ हो गया, B का 3, और पिरामिडल में जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा 160 डिग्री होता है, ये आप जानते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 का 3 3 का B, ये हो गया, ये भी सही है, यहाँ पे गलत हो गया, यानी इसका मतलब यहीं से जाएगा। अब तीसरा देखो जरा, ये चौथा देखो, BeCl2 लीनियर है, साफ साफ दिख रहा है, वो ये है, ठीक है ना। लीनियर वाला कितना होता है, 180 डिग्री, तो यानी 4 2D यहाँ है, तो तीसरा वाला तो ये तो हो ही जाएगा, यानी इसका मतलब कौन सा होगा, आंसर फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 91 के बाद 92, जेड को आइडेंटिफाई करना है, तो HBr H2O2 लिखा हुआ है बेटा, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो आप बताइए ब्रोमीन कहां होगा HBr से, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है ये क्या करेगा, CH3 CH2 CHBr CHH हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा लिखा जाता है, और यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 यहां पे Br हो जाएगा, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट में आपने पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन होता है उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है ना, और ब्रोमीन क्या होगा, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। अब उसके बाद आगे वाला जब हम लोग बात करेंगे C2H5O माइनस, तो ये माइनस वाला इससे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो यानी CH3 CH2 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 OC2H5, ठीक है ना बेटा, इसको हम लोग ईथर कह देते हैं, यानी ये कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। कौन सा होगा, SN2 रिएक्शन, तो यानी जेड प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला होगा। ध्यान से देखिए जरा, यही लिखा हुआ CH3 CH2 3 बार OC2H5, ठीक, ओके, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93, m ग्राम कोई सब्सटेंस है, जब वेपराइज करके हम वॉल्यूम में चेंज कर लेते हैं, गैस में चेंज कर लेते हैं, तो 5.6 लीटर STP पे जाता है, देन वेपर डेंसिटी क्या होगा। तो वेपर डेंसिटी का फार्मूला तो ये जान लीजिएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास, ये आप जानते रहिएगा,
2 इंटू वेपर डेंसिटी बराबर ये होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास निकलेगा कैसे? देखिए ये है मास है m, अब इसका मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये हम लिख देते हैं मोलर मास ये ऐसे लिख देते हैं। और इसी का वॉल्यूम कितना है 5.6 और वॉल्यूम कितना होगा 22.4। जब ये डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये भी मोल का रिलेशन इसके इक्वल होता है। बड़ा सिंपल सा है, वॉल्यूम दिया रहेगा और जिसका मास दिया रहता है, ये रिलेशन कर लोगे तो यानी m इक्वल टू, यानी मोलर मास जब आप निकालोगे, मोलर मास ये 1/4 आएगा। मोलर मास जब निकालोगे तो ये कितना आएगा 4m के इक्वल आएगा, 4m के इक्वल आएगा। तो आप मोलर मास यहां रख दो तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू 4m हो जाएगा। वेपर डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा 4m/2 हो जाएगा। यानी क्या आंसर आएगा 2 आएगा, 2m आएगा। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत? तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसका मॉलिक्यूलर मास 2m हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, वेपर डेंसिटी कितना हो गया 2m हो गया। यानी आंसर आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, एक केमिकल रिएक्शन वाज कैरिड आउट एट 300 एंड 280, रेट कांस्टेंट वेयर फाउंड टू बी K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली। यानी 300 के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट K1 था, 280 के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट K2 था। तो आपसे कह रहा है कि K1 K2 में रिलेशन बताओ। तो बच्चों जब टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का रिलेशन देखते थे तो आपको याद होगा KT+10 इज इक्वल टू KT बराबर, ठीक है ना, 2 की पावर म्यू होता था, 2 की पावर म्यू होता है। और म्यू बेटा जैसे 10 डिग्री पे राइज करने पे होता है तो यहां पे म्यू निकालने का तरीका होता है 300 माइनस 280 जो निकला है ये 20 आया, तो जो म्यू होगा ये 20/10 हो जाएगा जो कि आएगा 2, क्योंकि एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री पे ये डबल होता है, ये आपने पढ़ा हुआ। तो यहां पे जब रखोगे तो इसको हाई टेम्परेचर पे K1 माना है, लो टेम्परेचर पे क्या माना है K2, तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, यानी क्या आ जाएगा 4। तो यानी इसका मतलब K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा K1/4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यानी आंसर क्या होगा फर्स्ट होगा। बताइएगा कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये क्या है म्यू, कितने 10 डिग्री राइज हुए हैं वो नंबर है, कितने 10 डिग्री राइज हुए हैं उसका नंबर है। ठीक है ना, नेक्स्ट आइए 95 लिस्ट को आप लोग देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना है वो लिख दिया है और कार्बोनिल कंपाउंड से जब इसका रिएक्शन करवाए हैं तो वो ये यही बना है। तो अब देखिए बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड से NH2OH जब कराएंगे C डबल बॉन्ड O से NH2OH, तो बेटा ये क्या बनेगा, ये लोन पेयर यहां आएगा और ये फाइनली C डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा। इसको हम लोग ऑक्सिम कहते हैं। तो यानी पहले वाले का D वाले का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, जब हम इसको कार्बोनिल कंपाउंड को C डबल बॉन्ड O के साथ अगर हम RNH2 का रिएक्शन करवाते हैं तो ये NH2 फिर से यहां जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, ठीक है ना, और R बन जाएगा। इसको हम लोग, ठीक है ना, शिप्स बेस कह देते हैं। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा। ऐसे बेटा अल्कोहल का जब रिएक्शन करवाएंगे C डबल बॉन्ड O का जब ROH से रिएक्शन करवाएंगे तो यही सेम रिएक्शन होगा। इसमें जो है फाइनली क्या हो जाएगा, C के साथ OR हो जाएगा, C के साथ OR हो जाएगा और इसको हम लोग एसीटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि एसीटल किससे बनेगा, अल्कोहल से बनेगा। तो यानी चौथा वाला किससे, साइनोहाइड्रिन, इससे बनेगा। तो कौन सा आंसर होगा बेटा, A का 4 यहां मिला, यहां मिला, B का 3 दोनों में है, C का 2 इसमें है, यानी आंसर विल बी 2। ठीक है ना, सब लोग समझ गए। नेक्स्ट आ जाइए 96, सब लोगों ने सुन रखा है ये, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही प्यारा सा है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है और कपलिंग रिएक्शन में जब डाइजोनियम सॉल्ट इसके साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें एनिलीन का जो ये नाइट्रोजन है इसके पैरा पोजीशन पे ये वाला ग्रुप आकर के जुड़ेगा। ठीक है ना, तो यानी ये जो प्रोडक्ट बनाएगा बेटा, ये बेंजीन के साथ यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और ये उसके बाद ये बेंजीन के साथ, ये बेंजीन है बेटा और ये NH2 आ जाएगा। यानी इसके पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, ये पैरा पोजीशन पे। ठीक है बेटा,
इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, इसको हम लोग एजोडाई कहते हैं। ठीक है ना बेटा, इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। यानी चाहे फिनॉल ले लो, चाहे आप एनिलीन ले लो, इसके पैरा पोजीशन पे ये डाइजोनियम सल्फर नाइट्रोजन एज इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा, अटैक करेगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। 97 आ जाइए। स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ इज मोर देन Cu+ इन एक्वस सॉल्यूशन। सबको बता दूं कि Cu2+ से ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी एक और वजह है, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, डेल्टा H हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन है ये, हाइड्रेशन ये हाईली नेगेटिव होता है, हाईली नेगेटिव होता है, हाईली नेगेटिव होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है Cu2+। तो यानी आंसर क्या होगा, ये भी एनसीईआरटी की एक लाइन है, ये आप लोग जब डी ब्लॉक वाला पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आइए 98। फिनॉल का अगर जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे बेटा, ये भी एनसीईआरटी का है। फिनॉल का अगर जब हम लोग जिंक डस्ट से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बेटा बेंजीन बन जाएगा। सब लोगों को समझ में आया, बेंजीन। और बेटा बेंजीन के बाद यहां देखिए लिखा हुआ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब ये नाइट्रेशन की बात कर रहा है। तो नाइट्रेशन का मतलब यहां पे मैं नाइट्रेशन लिख देता हूं, तो नाइट्रेशन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब बेटा नाइट्रोबेंजीन का जब हम लोग रिडक्शन कराएंगे, SnHCl याद होगा ना, ये रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो इसका मतलब ये NO2 का किस में चेंज कर देगा, NH2 में चेंज कर देगा। और NH2 का जब आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। सब लोग समझ रहे हैं, एनिलीन आ जाएगा। और एनिलीन कहाँ लिखा हुआ है, लास्ट में देखो ये लिखा हुआ है, और नाइट्रोबेंजीन फिर लिखा हुआ, फिर बेंजीन लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत। आंसर विल बी 4th। नाउ कम टू 99, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस वन। ठीक है ना बेटा, तो देखिए कॉपर से कॉपर 2+ से कॉपर में जब जा रहा है तो इसका 0.515 वोल्ट है, और जब कॉपर से कॉपर में जा रहा है तो ये 0.50 है। तो देखिए कॉपर 2+ से जब कॉपर में गया है प्लस में, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू जो है कितना लिखा हुआ है, 0.15 लिखा हुआ है। इसमें चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकला है बेटा, N1 बराबर 1 लिखा हुआ है। ठीक, और जब कॉपर प्लस से कॉपर में जा रहा है, ठीक है ना, तो इसमें जो वोल्ट लिखा हुआ है पॉइंट का 50 वोल्ट लिखा हुआ है, इसमें भी जो चेंज है वो कितना लिखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो अगर बेटा ऐसा कोई इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है जिसमें अब अगर हम पूछ लें कि Cu से Cu2+ से Cu में निकालिए, E0 Cu2+ से Cu में निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोगों को लिखना पड़ता है Ne, जैसे इसका Ne0 इज इक्वल टू, ये वाला इसमें चेंज हुआ ना, तो इसको N1E1 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, E01। और इसका वाला जो चेंज हुआ यहां पे ना, इसको N2E0 लिख देते हैं, E02। अब इसका जो इसमें टोटल आया 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, ये टोटल, तो ये नहीं 2E0 आया, N1 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू E0 की वैल्यू कितनी है, 0.15 ये हो गया वोल्ट, और इसमें N2 की भी वैल्यू 1 है, और इसका E0 कितना है, 0.50। तो जब आप निकालोगे इसमें बेटा, तो E0 की वैल्यू क्या आएगी, 0.15 प्लस 0.50 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर विल बी 0.325। ठीक है ना बेटा। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, जरा देखिए मैच कॉलम में। ठीक है, देखिए लिस्ट 1 में सुक्रोज लिखा हुआ है। सुक्रोज बेटा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये सब जानते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया, यानी इसका मतलब A का 4 हो गया। A का 4 देखिए कहां कहां है, 1 और 2 में। ठीक, माल्टोज बेटा, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, जी हाँ रिड्यूसिंग शुगर है, और ये इसमें C1 से C4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से लिंक होते हैं, जिसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो इसका मतलब बी का क्या हो गया, 3rd। बेटा एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज बेटा C1 से C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और इसमें 15 से 20% स्टार्च भी अवेलेबल होता है, यानी इसका मतलब एमाइलोज का क्या होगा, 2nd। एमाइलोज यानी बी का 3rd दोनों में है, सी का 2nd। देखिए 2nd यहां मिला, इसका मतलब है कि ये आंसर होगा। अब डी देखो, एमाइलोपेक्टिन बेटा C1 C4 है, और C1 C6 का भी ग्लाइकोसिडिक
लिंकेज है, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है डी का 1 हो गया, डी का 1, यानी आंसर विल बी सेकंड, ठीक है। तो ये बच्चों 100 तक के क्वेश्चन के डिस्कशन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और यहीं से इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।